हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो प्रैक्टिकल चल रहा है या फिर आपको जो प्रैक्टिकल होगा उसके जो है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल जो है आपका जो है कोई टीचर लेने आएगा जो कि बाहर से आएगा, ठीक है। तो किसी बाहर वाले के मन की बात जो है आप कैसे मतलब समझ सकते हैं या फिर जो है वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्लियर किसी को नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, वो कहाँ से पूछ सकता है, वो कैसे पूछेगा, मतलब क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, इस चीज़ की थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके सिलेबस से ही पूछने की कोशिश करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अपने वीडियो में हम बात करेंगे जैसे आपका क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, वो चीज़ें कहाँ से क्या पूछ सकता है, तो हम वही चीज़ें आपको बताएंगे। आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये आपका जो है पेपर 5 जो आपका जो है एथिक्स का होता है उसका यह वीडियो है, जो कि एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में और बीए एलएलबी के 7th सेमेस्टर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम सबसे पहले आज की बात करेंगे तो जो आपकी न्यायालय की अवमानना जो करते हैं उसकी जो धाराएं होती हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, न्यायालय अवमानना की धाराएं की बात करेंगे, एडवोकेट्स एक्ट की जो है बात करेंगे, और कुछ जो है हम अपना जो है ये बार को लेकर, अपना जो है बेंच को लेकर, और जो है बार बेंच को लेकर, और उसके साथ साथ ही जो है अपना जो ये होता है कि जो बार काउंसिल होता है उसकी बात करेंगे। उसमें बार काउंसिल में आप कैसे कोई चीज़ संशोधन करवा सकते हैं, इन सब चीज़ों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम जो है आप लोग जानते हैं 1971 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसकी धाराओं की हम बात करेंगे, इसमें धाराएं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, और सामने वाला जैसे जो प्रैक्टिकल आपका लेगा तो वो पूछेगा ना कि न्यायालय की अवमानना की धारा में जो है परिभाषाएं किसमें जो दी गई हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चीज़ें सबसे पहले देखेंगे, तो देखने से पहले हम इसको ये वीडियो में जो है आज थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही एक दूसरे से रिलेट होने वाली हैं। जैसे धारा 1 है, 2 है, 2A है, 2B है, ये सब चीज़ों में थोड़ा रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम न्यायालय की अवमानना की धारा जो है धारा 1 में बात करते हैं संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार का। मतलब न्यायालय की जो अवमानना का विस्तार हुआ वो कैसे हुआ है, या फिर कहाँ कहाँ तक जो है इसकी एक लिमिट होती है। कोई जो अगर जो न्यायालय की अवमानना करता है, जैसे उसका कहा नहीं मानता है, तो उसका विस्तार क्या होता है, और इसका शीर्षक इसको धारा 1 में बताया गया है। धारा 2 में जो है इसकी परिभाषाएं बताई गई हैं कि अवमानना जो है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार की अवमानना हो सकती है, तो ये चीज़ जो है धारा 2 में बताया गया है। धारा 2(1) में जो है अवमानना का अर्थ बताया गया, जिसको दीवानी अवमानना या फिर आपराधिक अवमानना का अर्थ इसमें बताया गया है। धारा 2(b) में नागरिक अवमानना का अर्थ बताया गया। मतलब धारा 2(a) में ये बताया गया कि भैया कोर्ट में अगर जो आप उसकी अवमानना करते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा, और 2(b) में यह बताया गया कि अगर जो कोई नागरिक की अवमानना करते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश या फिर आदेश या रिट को जानबूझकर अवज्ञा अगर जो आप करते हैं तो अन्य प्रक्रिया या अदालत को दिए गए उपक्रम को जानबूझकर उल्लंघन करना, इसको बताया गया है धारा 2(b) में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वाइवा वाला आपसे पूछ सकता है कि धारा 2(b) में क्या बताया गया है, धारा 2(a) में क्या बताया गया है, तो इस टाइप के वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है धारा 2(c). धारा 2(c) में आपराधिक अवमानना का अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो आपराधिक अवमानना आप समझ सकते हैं क्या होता है, क्योंकि आपराधिक अवमानना की बात की जाए पे आप जो है अपराध किए हैं, ठीक है, उसके प्रति जो अवमानना होती है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। चाहे शब्द द्वारा, बोले गए लिखित या फिर संकेतों द्वारा हो, या फिर किसी भी मामले में या किसी अन्य कार्य को करने का दृश्य अभिवेदन या अन्यथा लिया गया हो। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। धारा 2(d) में ये बताया गया है उच्च न्यायालय का अर्थ क्या होता है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय और इसमें न्यायालय शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें उच्च न्यायालय में आप लोग जानते हैं आपका हाई कोर्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो हाई कोर्ट आप जानते हैं ना। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है सामने वाला पूछ सकता है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या एक राज्य में एक ही उच्च कोर्ट हो सकता है, या फिर जो है एक राज्य में कई उच्च कोर्ट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बना, और दूसरा क्वेश्चन ये बना क्या कई राज्यों को मिलाकर कोई एक उच्च कोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। तो अब बात करेंगे जैसे एक राज्य में क्या एक से अधिक उच्च कोर्ट हो सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे
उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं, एक जो है आपका इलाहाबाद में है, एक उसी का ब्रांच जो है लखनऊ में ओपन है। ठीक है, तो 2 उच्च कोर्ट हैं। हाँ, अब बात करेंगे क्या 2 राज्य के लिए एक ही उच्च कोर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल 2 राज्यों के लिए एक उच्च कोर्ट हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, सामने वाला पूछ सकता है। तीसरा आपका जो है धारा 3 है, निर्दोष प्रकाशन और मामले का वितरण अवमानना नहीं है, ये इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। और धारा 4 में आपका न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट अवमानना नहीं है। मतलब किसी भी न्यायिक कार्यवाही की अगर जो निष्पक्ष आप जो है या फिर सटीक रिपोर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, उसकी मांग अगर जो करते हैं तो वह जो है अवमानना नहीं माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगला आपका यहाँ पे है धारा 5, न्यायालय अधिनियम की निष्पक्ष आलोचना को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यह अवमानना नहीं होगी। मतलब न्यायिक अधिनियम की निष्पक्ष अगर जो आलोचना करते हैं, जैसे कोई भी मुद्दा हुआ, अगर जो आपको जो है निष्पक्ष, यह नहीं कहता कि वो सही है वो गलत है, निष्पक्ष आलोचना करते हैं उसका जो है, उसके प्रति अगर जो विरोध में अगर जो आप खड़े होते हैं न्यायिक अधिनियम के, तो भैया वो अवमानना नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला को लेकर जो है जजमेंट अपना सुनाया, अगर जो उसके विरोध में आप हैं, ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं है, आप उसके विरोध में हैं, तो वो चीज़ अवमानना नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको अधिकार होता है। ठीक है, मतलब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आप लोगों को इस बात के लिए दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे अवमानना नहीं माना जाएगा। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा धारा 6। धारा 6 में ये बताया गया है कि अवमानना ना होने पर अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। ठीक है, अवमानना जैसे ना हो, ठीक है, और उसके प्रति मान लीजिए अगर जो पीठासीन के विरुद्ध जो है शिकायत की जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाएंगी धारा 6 में। ठीक है, धारा 7 में बताया गया है कक्षों में या कमरों में कार्रवाई से संबंधित सूचना या प्रकाशन अवमानना नहीं को छोड़कर कुछ मामलों में, जैसे कुछ मामले होते हैं जो सीधे जो है कोर्ट में नहीं होते, कुछ मामले जो है सीधे मतलब कैमरे के अंदर या फिर जो है एक रूम के अंदर को फैसला दिया जाता है। तो कुछ मामले छोड़कर जिसका फैसला मतलब जो है देखा जाए ना, तो जनरल नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे मामले हैं जिनका फैसला जो है भले ही कोर्ट में मतलब जो है एक रूम में होता है, कैमरे के कैद में होता है, लेकिन उनका जो है सूचना का प्रकाशन जो है पब्लिक में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो पब्लिक में करवा रहा है कोई, तो वहाँ पे अवमानना नहीं माना जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे धारा 7A में यह क्या कहता है, जहाँ प्रकाशन वर्तमान में किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 7B आपका, जहाँ का अदालत सार्वजनिक नीति के आधार पर या उसमें निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से कार्रवाई या सूचना के अधीन पर सूचनाओं के प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है, वहाँ विवरण जो प्रकाशित हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं धारा 8 पे। धारा 8 आपका है अन्य बचाव से प्रभावित नहीं होना। ठीक है, और धारा 9 में आपका अवमानना के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिनियम नहीं है। मतलब अवमानना जो आपका होगा उसका आप विस्तार नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ऐसा अधिनियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। ठीक है, अवमानना के दायरे का अगर जो आप विस्तार करना चाहें तो ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जिसको धारा 9 में बताया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, धारा 2 आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा 9 आपका इंपॉर्टेंट हो गया, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हाँ आपको सुनना सबको है। धारा 10 आपका अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने की उच्च न्यायालय की सख्ती यहाँ पे बताई गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है जो हो यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने की उच्च न्यायालय को सख्ती यहाँ पे बताई गई है। धारा 11 में आपको उच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर किए गए अपराधों या अपराधियों का विचारण की सख्ती यहाँ पे बताई गई है। और धारा 12 और न्यायालय की अवमानना के लिए सजा यहाँ पे बताई गई है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यायालय की अवमानना की सजा धारा 12 में बताई गई है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट धारा 13 में कुछ मामलों में अवमानना दंडनीय नहीं है, यह भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यह भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन से मामला होता है जहाँ पे, या फिर ऐसा कौन सी मतलब मामला है जहाँ पे जो है धारा मतलब अवमानना दंडनीय नहीं है, इसे किस जो है धारा में बताया गया है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट जो हो जाएगा धारा 13A, यहाँ पे क्या कहता है, कोई अदालत इस अधिनियम के तहत अदालत की अवमानना के लिए सजा नहीं देगी जब तक कि वह संतुष्ट ना हो कि अवमानना इस प्रकृति की है। यदि काफ़ी हद तक हस्तक्षेप करती है तो काफ़ी हद तक हस्तक्षेप करने वाले की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, धारा 13B आपका कहता है अदालत की अवमानना के लिए किसी भी कार्रवाई में सत्य द्वारा औचित्य का वैध के रूप में अनुमति दे सकती है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई धारा 13B में। धारा 14 में आपका बताया गया है
की प्रक्रिया जहां अवमानना सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष होती है, ठीक है, तो उसको धारा 14 में बताया गया है। जैसे कोई भी केस है, तो अगर जो कोई भी प्रक्रिया जहां अवमानना सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने होती है, उसको धारा 14 में रखा गया है। धारा 14(1)(a) में, धारा 14(1)(b) में, धारा 114(c) में, धारा 114(d) में, इन सब चीज़ों को अगर जो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब प्रक्रियाओं की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, कैसे कहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, क्या कौन सी धारा कहाँ पे मानी जाएगी, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे है धारा 15। धारा 15 है अन्य मामलों में आपराधिक अवमानना का संज्ञान में लाना, इसको धारा 15 में विस्तार रूप से बताया गया है। धारा 15(3)(a) में, धारा 15(3)(b) में और धारा 15(3)(c) में, इसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें अगर जो अवमानना का संज्ञान लिया गया तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। आप इसको अगर जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और यहाँ पे धारा 16 आपका क्या कहता है कि न्यायालय या न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अवमानना। ये आपका क्वेश्चन जो है आपके वहाँ पे आया था एग्जाम में, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि अगर जो न्यायाधीश या फिर मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक रूप से कार्य करने वाले में व्यक्ति में अवमानना होती तो वो किस धारा में, तो वह धारा 16 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। धारा 17 है कि संज्ञान के बाद की प्रक्रिया को धारा 17 में बताया गया है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट धारा 18 आपका क्या कहता है, आपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई न्यायपीठों के द्वारा की जाएगी, ठीक है, न्यायपीठों के द्वारा की जाएगी। धारा 19 अपील की जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो है क्या धारा 4B में सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामले हैं 60 दिनों के अंदर, इन सब चीज़ों के वो यहाँ पे विस्तार के रूप से बताया गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे 19 तक बताई गई हैं। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट कि, ठीक है, 1 मिनट, 19 तक यहाँ तक बताया गया, आप इसको पढ़िएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला आपका है पॉइंट धारा 20 में अवमानना के लिए कार्रवाई की सीमा बताई गई। भाई कितने दिनों में आपकी अवमानना की कार्रवाई की सीमा हो जाएगी उसको आपको यहाँ पे बताया गया है। धारा 21 में आपका न्याय पंचायतों या फिर अन्य ग्राम पंचायतों पर अधिनियम को लागू ना होना ये चीज़ बताई गई है। और धारा 22 में अधिनियम अवमानना के संबंधित अन्य कानूनों के अतिरिक्त होना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें धारा 22 में। और धारा 23 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को नियम बनाने की शक्ति बताई गई। ये यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज़, ठीक है, शक्ति यहाँ पे दी गई है। धारा 24 में आपका निरसन को बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट थे कि न्यायालय के अवमानना के लिए जो आपकी जो धाराएं हैं, ठीक है, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला आपका यहाँ पे टॉपिक जो होगा वह आपका जो है, जो आपका जो है एडवोकेट सेक्शन है, इसकी धाराएं हम आपको बाद में करवाएंगे। उससे पहले हम आपको जो है स्टेट बार काउंसिल की कुछ बातें बताने वाले हैं, ठीक है, वो आप इसको समझने की कोशिश करना। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अधिवक्ता के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसको हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देंगे क्योंककि यह आपको यहाँ पे जो है वाइवा में पूछा जा सकता है कि एक अधिवक्ता का पंजीकरण कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) में के अनुसार अधिवक्ता का अर्थ वह होता है जो व्यक्ति जो है एक वकील के रूप में नामांकित होता है, ठीक है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत भारत के क्षेत्र में एक वकील के रूप में नामांकन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को स्टेट बार काउंसिल के तहत नामांकन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर जो आपको नामांकन करवाना है तो अपने स्टेट में सबसे पहले जो है नामांकन करवाते हैं, ठीक है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3(1) राज्य बार काउंसिल की स्थापना करती है उन क्षेत्रों में नामांकित अधिवक्ताओं की शासी निकाय के रूप में की गई थी, ठीक है, जो एक राज्य बार काउंसिल के अंतर्गत आती है। आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वह राज्य बार काउंसिल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपके लिए जो अधिवक्ता के जो है नामांकन के लिए आवश्यकता क्या क्या होती है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, योग्यता क्या क्या होती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 विशेष रूप से वह योग्यता प्रदान करती है जो एक उम्मीदवार को जो है काउंसिल के नामांकन के लिए आवश्यक होती है। मानदंड के रूप में
करने के लिए अनुभाग में जो है निम्नलिखित योग्यताएं हैं। ठीक है, नंबर 1 पे वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान में देंगे। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दूसरे पर वह जो है 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, 21 वर्ष का होना ही चाहिए उसको। नंबर 3 पे उम्मीदवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, आप अगर जो कानून की डिग्री प्राप्त करेंगे तो एक जो है वह जरूरी रहेगा, क्योंकि बिना कानून की डिग्री प्राप्त किए आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, यदि उम्मीदवार एक विदेशी नागरिक है तो उसे विदेशी विश्वविद्यालय के कानून की डिग्री प्राप्त करनी होगी जिससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, और इसमें यहाँ पे उम्मीदवार को अन्य सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए या फिर पूरा करना चाहिए जिन्हें संबंधित राज्य रोल द्वारा पूरा करने की आवश्यकता हो। जैसे राज्य ने किसी नियम को बताया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को उस नियम को जो है पूरा करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है उसकी बात करते हैं कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने से पहले एक वकील को राज्य बार काउंसिल के तहत नामांकन करने की आवश्यकता होती है। एडवोकेट एक्ट 1961 में यह प्रावधान है कि राज्य बार काउंसिल या राज्य रोल के पास अपने स्वयं के नियमों और विनियमों को बनाने का लचीलापन है। ठीक है, जिन्हें वह उचित समझते हैं, और उन प्रावधानों के विनियमों को राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुपालन में होना चाहिए। जैसे कोई भी नियम है ना, तो उसको नियम बनाए रखने के लिए वह जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है अनुपालन उसको करवाना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है आपका, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के तहत एक वकील के रूप में नामांकित राज्य बार काउंसिल के तहत नामांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली बार काउंसिल के तहत नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रिया पर चर्चा होगी। जैसे यहाँ पे दिल्ली की बात की गई, ठीक है, लेकिन हम लोग यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे यूपी की बात करेंगे। ठीक है, नामांकन के उद्देश्य के लिए आवेदक जो है उम्मीदवार को 1000 रुपये की राशि का नामांकन फॉर्म दिल्ली बार काउंसिल के प्रधान कार्यालय फिर शाखा प्रधान कार्यालयों से खरीदना होगा। इसे बार काउंसिल के ला लाइब्रेरी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे दिल्ली में होगा ऐसे यहाँ पे जो है अपना यूपी में होगा। और यूपी में आप एक चीज़ देख लीजिएगा, यूपी में भी शायद 1000 नहीं 750 रुपये फीस देनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट, जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है उम्मीदवार को पहचान पत्र और फॉर्म जो है जमा करना होगा। ठीक है, अगला आपको यहाँ पे कानून में डिग्री LLB या ऐसी डिग्री के बदले जाने प्रावधान, मतलब कानून में डिग्री होनी चाहिए। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट की जो है फोटोकॉपी होनी चाहिए जो कि स्वप्रमाणित होनी चाहिए। ठीक है, यदि उम्मीदवार 3 साल में LLB किया है तो उसको जो है स्नातक डिग्री, जैसे उसके साथ जो स्नातक डिग्री ना उसको भी प्रदान करनी चाहिए, या डिग्री के बदले जारी की गई अंतिम डिग्री प्रदान करनी चाहिए। या देखो स्नातक जैसे उसने LLB किया तो LLB आप लोग जानते हैं कि बैचलर डिग्री के पास LLB होता है। ठीक है, तो LLB की डिग्री तो जमा ही करेगा, उसके साथ साथ जो बैचलर जो उसने किया है वो भी अपनी डिग्री जमा करेगा। मान लीजिए उसने बैचलर जो है बहुत पहले किया था, उस जो है LLB से पहले उसने जो भी डिग्री प्राप्त की हो तो उसकी जो है वह फोटोकॉपी जमा करेगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, स्नातक के प्रत्येक सेमेस्टर की अंक तालिका के प्रतियां भी डिग्री के साथ में जो है जमा करेगा। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट जो है वह जमा करेगा, और 10वीं का प्रमाण पत्र मतलब जो मार्कशीट होगा उसको भी वह सेल्फ जमा करेगा फोटोकॉपी। ठीक है, निवासी का प्रमाण के रूप में, मतलब निवास के प्रमाण पत्र के रूप में जो है वो अपना आधार कार्ड या मतदाता या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई चीज़ जमा करेगा। संबंधित कॉलेज में जहाँ से उसने LLB पास की वहाँ पे उसकी 66% अटेंडेंस जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रमाण पत्र जमा करेगा। ठीक है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के जो है से प्राप्त जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसको भी वह प्रस्तुत करेगा। ठीक है, यदि नामांकन में गैप है तो ऐसे गैप के स्पष्टीकरण के लिए शपथ पत्र भी वह प्रस्तुत करेगा, जो कि जो है 10 रुपये के शपथ पत्र से बनवा सकता है। ठीक है, हलफनामा उसको कहते हैं। ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे जमा करना होगा। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यदि उम्मीदवार अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से पहले किसी व्यापार या व्यवसाय में लिप्त था तो ऐसे व्यवसाय उसके समाप्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, कि उसने अपना व्यवसाय समाप्त कर दिया है। 5 पासपोर्ट आकार के फोटो, ये सब काले सफ़ेद वगैरह, ठीक है, काली टाई वगैरह में जमा करेगा। काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई में जो है फोटो को वह बनवा के जमा करेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक है, अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र भरने वाले अधिवक्ता को कम से कम 10 साल के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया
जो है दिल्ली के तहत नामांकित होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। दस्तावेज आवश्यक क्या क्या होते हैं। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है मतलब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के श्री फोर्ट स्थित प्रधान कार्यालय में पहुंचना होगा। मतलब यहाँ पे जो है वहाँ पे दिल्ली का है लेकिन आपको यूपी में पहुंचना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो। सत्यापन के उद्देश्य से नामांकन के लिए हेल्प डेस्क को मतलब संपर्क करना होगा। ठीक है, वहाँ पे जो है चीज़ें चालान वगैरह भरना होता है क्योंकि फीस के लिए। आवश्यक शुल्क का भुगतान भी उसको करना होता है जो कि आरबीआई के चालान वगैरह से वो कर सकता है। ठीक है, पहचान पत्र और अधिवक्ता का कल्याण कोष भी जमा करना होता है। ठीक है, कल्याण कोष आप जानते हैं ना कि अब अभ्यर्थी पुनः का बार काउंसिल प्रधान में मतलब जाके वहाँ पे कल्याण कोष की पहचान पत्र जमा करेगा। ऑल इंडिया बार परीक्षा का पंजीकरण भी उसको देना होता है। ऑल इंडिया बार परीक्षा आपको देना ही होता है। ठीक है, 15 से 30 दिनों के बाद उम्मीदवार को अंतिम प्रमाण पत्र और अंतिम पहचान पत्र जमा करना होगा क्योंकि अखिल भारतीय बार जो आपका अखिल भारतीय बार परीक्षा होती है उसके लिए उसको दोनों दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और इसके बाद ही जो है वह जो है वकील के लिए नामांकन माना जाता है। ठीक है, भागीदारी का प्रमाण पत्र उसको भी जमा करना होगा कि जिसने जो है परीक्षा में भाग लिया है। अधिवक्ता के रूप में नामांकन जो है उम्मीदवार संबंधित जो है शुल्क का भुगतान करके पहचान पत्र फॉर्म के साथ अभ्यास का प्रमाण पत्र लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कार्यालय के तहत खाने की ओर बढ़ गया। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की बात की गई थी, आप यूपी में, यहाँ पे यूपी आप वहाँ पे समझना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है सब चीज़ें सेम टू सेम होती है, बस वहाँ पे कार्यालयों का जो है लोकेशन अलग होती है, यहाँ पे कार्यालयों की लोकेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ समझ होंगे कि यहाँ पे आपको जो है अगर जो एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करवाना है तो आप कैसे वहाँ पे करवा सकते हैं, क्या क्या आपके लिए जरूरी होता है, क्या क्या आपको लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है विशेष रूप में समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आपको अधिवक्ता का पंजीकरण की प्रक्रिया समझ में आई। हम अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आपका टॉपिक जो होने वाला है वह आपका टॉपिक न्यायालय अवमान के मामलों में न्यायालयों के समक्ष अपनाई जाने प्रक्रिया की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायिक अवमानना से आपका तात्पर्य क्या है, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, तो न्यायिक अवमानना जो आपका हो जाएगा तो वहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले न्यायिक अवमानना अधिनियम जो है 1971 में आपका बना था। इसके अनुसार जो है न्यायालय की अवमानना का अर्थ होता है किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। ये चीज़ होती है आपकी न्यायिक अवमानना। ठीक है, अगर जो वहाँ पे आपका वाइवा वाला टीचर पूछ सकता है कि न्यायिक अवमानना का अर्थ क्या होता है तो आप उसको बता सकते हैं किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर को प्रदर्शित करना जो है न्यायिक अवमानना का जो है अर्थ होता है, उसका तात्पर्य होता है। ठीक है, न्यायिक आदेशों के अवहेलना करना, उनका पालन ना सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आते हैं। ठीक है, अब न्यायिक अवमानना कितने प्रकार के होते हैं, बात अब ये आ गई। तो न्यायिक अवमानना कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले देखिए प्रकार भी आपको जानना जरूरी होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो ही चीज़ें होती हैं न्यायिक अवमानना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि आपका न्यायिक अवमानना जो है एक सिविल प्रकार का होता है, एक आपराधिक प्रकार का होता है। ठीक है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(1) के तहत अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना के रूप में बांटा गया। अभी आपको हम धारा में बताए थे कि धारा 2(1) में क्या बताया गया। ठीक है, तो सिविल अवमानना में आपका क्या हो जाएगा, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(b) के अंतर्गत न्यायालय के जो है किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या रिट अथवा किसी भी प्रक्रिया को जानबूझकर की गई अवज्ञा जो है उल्लंघन करना न्यायिक सिविल अवमानना कहलाता है। सिविल अवमानना क्या होगी, न्यायालय के अंतर्गत किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या रिट को जो है अवहेलना करना न्यायिक सिविल मामला हो जाएगा। और आपराधिक अवहेलना ये हो जाएगा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(c) के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ होता है कि ऐसी बात से मतलब जो है जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक या फिर चिन्हित या फिर निश्चित या फिर किसी भी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती है। मतलब जैसे सिविल अवमानना ये है, जैसे हम आपसे कुछ कहें, आपसे हमने बोला कि आपको ये काम नहीं करना है, हमने बोला कि आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, और तो क्या हुआ, और या फिर कहीं पे लिखा है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो उसके विपरीत अगर जो आप करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है आपराधिक अवमानना हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हमने आपको यहाँ पे बोला कि आपको ये काम नहीं करना है और बोल के हम चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर जो उसकी आप रिट वगैरह, मान लीजिए हमने कहा कि आपको यहाँ आना था, रिट जारी किए, आदेश आपको दिए, लेकिन आप उसका पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो आपके वहाँ पे सिविल अवमानना के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
अगला यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 जो आपका है ये क्या है, आप इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यह अधिनियम न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है। यह अधिनियम न्यायालय को जो है किसी भी निर्णय, रिट, निर्देश या फिर आदेश की अवमानना करने या जानबूझकर अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, किस पे, केवल जो है आप लोगों पर ही नहीं, वहाँ के जो कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके पर भी यह केस जो है दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश CS कर्णन को 6 माह की जो है कारावास का दंड मिला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा कि किसको जो है न्यायिक अवमानना के लिए दंड मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट बन के आया है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट कि न्यायिक अवमानना संशोधन 2006 में जो हुआ, इसमें क्या हुआ, क्या इसमें चीज़ें बदली गई, क्या नहीं बदली गई, उसकी हम बात करते हैं। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 13 के तहत सत्य और सुविश्वास जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 1906 को लाया गया था। न्यायिक अवमानना की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य और सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है। पहले तर्क प्रस्तुत करने पे अवमानना मान लिया जाएगा, लेकिन सन 2006 के बाद जो है चीज़ें जो सत्य होंगी या सुविश्वास होंगी उस पर आप अगर जो तर्क प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो उसको अवमानना नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ठीक है, न्यायिक अवमानना अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यायिक अवमानना अधिनियम जो है 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना है। अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियां न्यायाधीशों को भय, पक्षपात और भावनाओं के बिना कर्तव्यों को निर्वहन करने की सहायता देती हैं। जैसे वहाँ पे उसके पास शक्ति है कि अगर जो अवमानना करेंगे तो आपके प्रति जो है आपको दंड मिल जाएगा, तो इससे ये होगा कि वहाँ के जो न्यायाधीश हैं ना, उनको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि उनके पास एक शक्ति होगी कि अगर जो ये सामने वाला हमारे साथ गलत करेगा, ये जो है ये चीज़ें हमारी विश्वास नहीं करेगा, हमारी बातें नहीं मानेगा, तो हम सजा देकर जो है अपना जो है काम कर सकते हैं। क्योंकि न्यायाधीशों को भी डर रहता है ना कि भैया जो हमने ये चीज़ें नहीं किया ना, उसके पास भी शक्ति होनी चाहिए कि अपना काम करने के लिए सबके पास शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह उसको न्यायिक अवमानना की शक्ति मिली हुई है। न्यायिक अवमानना की यह शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करती है। मतलब विधि के समाज जो है सभी लोग बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि अगर जो आप कोर्ट में वकील हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, या फिर आप वहाँ पे जो है मुकदमा देखने गए हैं तो आप उसको सज़ा आपको नहीं मिलेगी, या फिर आप कोर्ट के जज हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे सबके लिए नियम बराबर होगा, क्योंकि विधि के समक्ष समता, विधि के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। ये चीज़ को पालन करता है। ठीक है, तथा न्यायालय के आदेशों को बलपूर्वक अनुपालन करवाने हेतु समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। ठीक है, न्यायिक अवमानना की शक्ति न्यायपालिका के विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने में सहायक होती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि न्यायिक अवमानना अधिनियम का जो संवैधानिक ये स्रोत कहाँ से आया, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना की शक्ति भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों से मिलती है, अर्थात अनुच्छेद 129, 142 के 2 और धारा मतलब आर्टिकल 215 से यह शक्ति प्राप्त होती है। और आपका अनुच्छेद 100 मतलब जो आपके संविधान में अनुच्छेद 129 है वो क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ठीक है, आर्टिकल 142(2) आपका क्या कहता है, यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच और उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। और आर्टिकल 215 प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है और उच्च न्यायालय को स्वयं को अपना अवमानना के लिए दंडित करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, देखें यहाँ पे तो अभिलेख आप जानते हैं एक मतलब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभिलेख को दी जाती है। ठीक है, तो इंडिया के स्तर पर देखेंगे तो उच्च न्यायालय मतलब जो है सर्वोत्तम न्यायालय जो आपका होता है सिविल कोर्ट मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट, उसको माना गया है। ठीक है, लेकिन राज्यों की बात करते हैं वहाँ पे जो है उच्च न्यायालय को जो है अभिलेख के रूप में माना गया है।
उन लोगों को शक्ति दी गई है कि भैया अगर जो आपके सामने कोई अवमानना करता है तो आप उसको दंडित करने के लिए सक्षम है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। वहाँ से संवैधानिक स्रोत आपको न्यायिक अवमानना अधिनियम के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हम बात करते हैं न्यायिक अवमानना के लिए जो है दंड का प्रावधान कहाँ से है, ये क्या होता है, इसकी हम अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या होता है, कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायालय अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह दंड जो है 6 महीने का साधारण कारावास या फिर 2000 रुपये या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर जो आप लोग वहाँ पे अवमानना करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय फिर या फिर न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय आपको दोनों चीज़ें सजा सुनाई सकती है। 2000 रुपये की सजा या फिर जो है 6 महीना का साधारण कारावास की सजा सुना सकती है या फिर दोनों हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है, वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि उनके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए मामले में भी दंडित करने का आदेश है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जो आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जो अवहेलना करते हैं तो वो केवल आपको जो है अपने लिए दंड दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है शक्ति है कि वह भी इंडिया के अंदर चाहे जो भी कोर्ट का आप जो है अवहेलना करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको सजा दे सकता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित देने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं न्यायिक अवमानना से संबंधित आपकी चिंताएं क्या क्या है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 जो है आपका जानते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार होता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा न्यायालय की कार्य प्रणाली के खिलाफ बात करने का अंकुश लगा देता है। मतलब न्यायालय की कार्य प्रणाली जो होती है, मतलब न्यायालय जो कार्य करता है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे अंकुश लगा देता है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। कानून चाहे ना तो ऐसा होता ना कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट है तो वो अगर जो अपनी बात मनवाना चाहता है तो आपकी बात दबा भी सकता है, वो भी न्यायालय अवमानना के अकॉर्डिंग, ठीक है। अवमानना अधिनियम न्यायालय के न्यायपालिका के लिए हितों के टकराव की स्थिति का उत्पन्न करता है, क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते हैं और वे स्वयं ही न्यायकर्ता की भूमिका में भी रहते हैं। अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का अति महत्वपूर्ण होता है, जबकि यह कानून न्यायपालिका की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। तो इस कानून के तहत जो है आप जो किसी भी कोर्ट का जो है आलोचना नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती हैं, ठीक है। और न्यायिक अवमानना जो है अधिनियम में व्यक्ति की रक्षा पायो के संबंध में प्रावधान का अभाव है, जो प्रकृति न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब जैसे कोर्ट ने तो अपना भैया आदेश जारी कर दिया कि भैया अगर जो अवहेलना करेंगे तो हम आपको सजा देंगे, लेकिन व्यक्ति भी जो है उसकी भी रक्षा करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए ना, तो वो चीज़ का यहाँ पे सिद्धांत नहीं मिलता है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब बाई साइड देखा जाए ना तो बाई साइड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक वन साइड से यहाँ पे सजा देने का प्रावधान किया गया है। भारत में न्यायिक अवमानना अधिनियम वर्तमान में भी प्रचलन है, जबकि ब्रिटेन में इसे काफ़ी पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ये आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि न्यायिक अवमानना के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। एक आपका उदाहरण है हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरा है के दफ्तारी बनाम ओपी गुप्ता वाद 1971 में जो आपका हुआ था, ठीक है। तो हम पहला आपको समझते हैं। न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट एक आवश्यक शर्त नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, न्यायिक अवमानना हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, आपको जो न्यायिक अवमानना का टॉपिक आपको बचा है, आपका एडवोकेट एक्ट का आपका टॉपिक बचा है, इस चीज़ को हम जो है आपको पूरा करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जितना हम करवाए हैं और इसका थोड़ा रिवीजन करते रहना, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।